जी ठीक। बाकरी साहब ये फरमाइएगा, ये अब क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, जंप इन कर रहा है, और जैसे सरदार साहब ने भी फरमाया, इससे पहले जनरल मोहम्मद सईद साहब का भी ये कहना था कि अब अमेरिका जो है ना किसी न किसी साइड से इन होगा। अगर वो बार बार कह रहा है, वो जो मूवमेंट है अमेरिका के अंदर वो बड़ी सीरियस है। तो अब इसराइल के साथ तो ईरान ने ठीक है मुकाबला कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका, उसके मफादात क्या है इस जंग में? वो अगर कूद पड़ता भी है तो उसको क्या फ़ायदा होता है इस जंग में? ये एक बहुत अहम सवाल है। ट्रंप साहब अगर इस जंग में कूद पड़ते हैं तो क्या फुर्दो और नतन्स की जो तनसीबात है उसको ख़त्म करने के बाद वो इस काबिल रहेंगे कि 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क के ऊपर अपने हुकूमत ले आएँ? इम्पॉसिबल है। ख़ामेनी साहब के आज ही बयान में सुन रहा था कि ईरान दबाव में ना मुज़ाकरात करता है, और करेगा, और दबाव में अमन भी नहीं चाहता। यानी अगर आप दबाव की शक्ल में अमन लाना चाहें वो भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप का एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है कि ईरानी अवाम को परेशान करें और उनको प्रेशर की हथियार इस्तेमाल करके उनको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दें। अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को यह सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि वो ईरानियों के साथ नेगोशिएशन करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यूनाइटेड स्टेट इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, इसमें सबसे पहले मसला यूनाइटेड स्टेट को ये होगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर सकता है। ठीक है। बेशक उसके ऊपर बहुत सारे दबाव आएंगे इंटरनेशनल, लेकिन बंद कर सकता है। और चाइना सबसे ज्यादा विक्टिम होगा, लेकिन चाइना को ये किसी और तरह से भी सपोर्ट कर सकते। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कतर में, दुबई में और जितने भी ईरान की इर्द गिर्द फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। कल रात आप देख लें, रात को 1 बजे ईरान ने 20 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि 336 सेकेंड्स के अंदर वो तेल अवीव तक पहुंच गया है। तो अगर ये इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसराइल को फारिग करें, कि कुछ और पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनाइटेड स्टेट, देन वी हैव टू यूज आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। लेकिन देखिए एक लिमिट है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल भी हों या जितने भी मिसाइल्स हों, अल्टीमेटली ईरान के पास इतना ज्यादा जखीरा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके या इसराइल के साथ कुछ 6 महीने लंबी जंग छेड़ सके। तो अल्टीमेटली जब आपके पास जखीरा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के पास कम से कम 20,000 मिसाइल है, और खुद इंटेलिजेंस, इसराइल की इंटेलिजेंस आज इनको बयानिया आया था कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन के लिए डिफेंस सिस्टम है। तो अगर जखीरा खत्म होना भी है तो ईरानियों का पहला नहीं खत्म होने वाला। लेकिन मसला यूनाइटेड स्टेट के साथ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होने के बाद उसके B-5 तैयारे परवाज करके ईरानी तनसीबात को हिट करने के बाद फिर पीछे हट भी नहीं सकता। उसके बाद तो पूरा जंग छेड़ेगी, पूरा कतर इन्वॉल्व होगा, UAE इन्वॉल्व होगा, सऊदी अरबिया इन्वॉल्व होगा, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी हैव स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। और ट्रंप साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी इस पोजीशन में होंगे जहां रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, जहां चाइना का मसला चल रहा है, वो अभी एक नया जंग मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, और अगर तो सरहदें मिल रही होती जैसे इराक और ईरान की उस वक्त थी, और लंबी जंग 10 साल तक चलती रही। अब अगर आपकी ग्राउंड बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं तो फिर सिनेरियो मुख्तलिफ है। अमेरिका ने दूर से मारना है और वो ज़ाहिर है उसके पास ये सारे हथियार भी हैं। साहब, ये इस वक्त मीटिंग चल रही है ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी कैबिनेट के साथ। ये जो मीटिंग है बड़े क्रूशल टाइम में है और इस मीटिंग पे पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो आप ये समझते हैं कि कहीं दोबारा अमेरिका पाकिस्तान को इन्वॉल्व तो नहीं करना चाह रहा इस जंग के अंदर भी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान का किरदार मसालिहत का होगा, और पाकिस्तान को ये मौका मिला है तो हमारे जनरल आसिम मुनीर उनसे ये कह सकते हैं कि जंग इस खत्ते के लिए और अमेरिका के लिए भी मुनासिब नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि जब ये जंग के शोले भड़कने शुरू हुए हैं और इसका सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो जो सदर ट्रंप की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, मेगा कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें भी बगावत हो रही है। उसमें बड़े जो इनके हलीफ लोग थे और कलीदी हैसियतों में रहे हैं और अब भी उनके साथ हैं, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया है कि इसराइल के कहने पे
अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, $3 ट्रिलियन का उसके ऊपर अखराजात उठे और अमेरिका की जाने गई और उसके बाद जो है उनका इतना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद हासिल बहस कुछ भी नहीं था, सिफर है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर इस तरीके से अमेरिकी सरमाए की और अमरीकी जानों की कुर्बानी ना दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे जनरल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद हैं तो हमें ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शायद ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी हो या शुरू होने वाली हो या ख़त्म होने वाली हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये ज़रूरी है कि सदर ट्रंप से ये कहा जा सकता है कि देखिए आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुमकिन जौहरी जंग को ख़त्म करवा दिया, तो अभी यानी आपको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि आप जो है पीस मेकर हैं। तो इसी तरीके से अगर आप ये भी एक जंग ख़त्म कर देते हैं इसराइल और ईरान के ख़िलाफ़ के दरमियान, तो इसमें भी फिर जो है अमेरिका का और सदर ट्रंप का सरबलंद होगा। ये बात वो माने ना माने, मेरा ख्याल है ये कह देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और दूसरा आपने ये सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान जो हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसके लिए कोई हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ब्रॉडर एजेंडा है जो एक तो यही इसराइल ईरान का मामला, लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान और अमेरिका का बायलैटरल एजेंडा है, उसमें तजारत है, माशी ताल्लुकात हैं, फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत तर करना, ये हमारी तरजीहात में शामिल है। उसके अलावा ये है कि सदर ट्रंप ने वादा किया था कि वो कश्मीर का मसला हल करवाने में मदद करेंगे। तो अब उसका अगले मरहले पर जाने के लिए नरेंद्र मोदी को आमादा करना है, हिंदुस्तान को आमादा करना है, जो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं जंगबंदी के बाद। तो ये वो सारे मौजूद। विक्रम मिस्री साहब का बयान आया और उन्होंने कहा है कि मोदी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी तीसरे मुल्क की सालसी कबूल नहीं करेंगे। दुरुस्त ये बयान मैंने भी देखा है, लेकिन ये है कि अमेरिका जो है उसके पास कई तरीके हैं जिससे वो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल सकता है या उसे मनवा सकता है कि वो किस तरीके से मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करे। जी ठीक। अच्छा बकरी साहब ये फरमाइएगा, एक तो जो मुतालबा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो रजीम चेंज का है कि आप ईरान के अंदर रजीम चेंज करते हैं, दोबारा पुराना सिस्टम ले आएँ वापस तो मामला ठीक हो सकते हैं। दूसरा ये कि अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको सरेंडर कर दें, रोल बैक कर दें। तो रजीम चेंज का कोई इम्कान है वैसे ईरान के अंदर? रजीम चेंज का मेरा ख्याल अभी तक क्लियरली अमेरिका ने बताया नहीं है। असैसिनेट करने का धमकी दिया हुआ है सुप्रीम लीडर साहब को, लेकिन अभी तक रजीम चेंज की कोई क्लियर बात अमेरिका की तरफ से नहीं आई। लेकिन ये देखें कि ईरान में अगर रजीम चेंज होना ही था तो अभी तक होना चाहिए था। एक रात के अंदर आप उनकी आर्मी, उनकी IRGC और 10 कमांडर्स को असैसिनेट करते हैं और अभी तक तकरीबन 300 के करीब शहादतें हुई है, वो भी तकरीबन असैसिनेटेड टारगेट्स हैं। तो रजीम चेंज का मसला ये होता है कि ईरान के अंदर 92 मिलियन पॉपुलेशन है, इसमें से 35% तो IRGC के लोग हैं। ठीक है। IRGC के पास हथियार भी है और पैसा भी है। ठीक है। और ये बहुत सारे कंपनीज के मालिक, स्टेट विद इन स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट है। तो अगर आप रजीम को चेंज करना चाहें, इसका मतलब ये कि आप 35% ऑफ द पॉपुलेशन को एनिलिएट करें, उनको खत्म कर दें। ये मुमकिन, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है अभी ईरान में। और इस हालिया दौरान में जंग से पहले शायद ईरानी कुछ बगावतें भी थी, वहाँ पे नाराजगियाँ थी, जाहिर की बात है सैंक्शंस की वजह से इख्तिलाफात भी थे। लेकिन अब सारे इस जंग का एक फ़ायदा ईरानियों को ये भी हुआ है कि ये सब एक प्लेटफॉर्म पे खामनेई साहब के पीछे खड़े हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि रजीम चेंज तो बहुत दूर की बात है, इस जंग को शायद ख़त्म करना और ये इस तरह ख़त्म करें कि इसराइल के हक़ में या अमेरिका के हक़ में, ये भी इस सिचुएशन में पॉसिबल नज़र नहीं आता मुझे। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये सूरत हाल है जो इस वक्त तेहरान के अंदर है, ईरान के अंदर है, ये कहीं ना कहीं फीलिंग है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है, एक लंबी जंग है, 10-12 साल की जंग हो सकती है और उसमें ज़ाहिर ईरान का नुकसान भी हो सकता है। तो कोई काउंटर स्ट्रेटजी ईरानियन ने बनाई है कि अगर खुदा न खास्ता आयतुल्लाह साहब को कुछ हो जाता तो फिर क्या होगा, क़यादत किसके पास होगी? तो सब ये क्योंकि ज़ाहिर है धमकी लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, अगर खुदा न खास्ता आयतुल्लाह साहब के ऊपर हमला हो जाता है तो फिर एक काउंटर स्ट्रेटजी क्या है ईरान की, और क्या एक लंबी जंग आयतुल्लाह साहब के बगैर भी मुमकिन है? देखिए ईरान में शायद कल रात भी बात हुई थी आपसे कि अभी इनको हर ऑर्गेनाइजेशन IRGC
अच्छा, और मिलिट्री के अंदर ये ऑर्डर आ गया कि आप अपने चेन ऑफ कमांड को 10 बंदों तक हमें दे दें नाम। इसका मतलब ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो शहादतें लेने को रेडी है और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारे 10 लोग शहीद होते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास लोग होंगे। खामनेई साहब का मसला ये है कि सबसे पहले ये तो है सुप्रीम लीडर, जाहिर की बात है अगर इनको असैसिनेट किया जाता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये याद रखें कि ईरान के अंदर एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जिस तरह ईरान का प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर वो हेलीकॉप्टर क्रैश में फोत हो गए थे, जिस तरह बहुत सारे और भी वाक़यात ईरान में आपको मिलते हैं, ये मुल्क रुकने वाला नहीं है। अगर खामनेई साहब को सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह उनको महफूज रखे, लेकिन अगर असैसिनेट होते भी है तो विद इन 24 आवर्स वो मीटिंग बैठेगी डिफरेंट काउंसिल्स की और वे सुप्रीम लीडर का नया जो सुप्रीम लीडर है वो इंतखाब ज़रूर होगा। इसमें डिफरेंट वो अजम्पशंस है कि हो सकता है उनके बेटे आ जाएं, हो सकता है कोई और आलिम आ जाएं, लेकिन 5-6 नाम गर्दिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर असैसिनेट करते हैं तो उसके बाद क्राइसिस हो जाएगा या ये रजीम चेंज होगा, मुझे नहीं लगता।